नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं भारत में फेक न्यूज़ की। मतलब जो झूठी या गुमराह करने वाली खबरें हैं, उनकी चुनौती कैसे बढ़ रही है। ये आजकल काफ़ी चर्चा में है, खासकर इसलिए भी क्योंकि संसद की एक समिति ने, जो संचार और सूचना प्रौद्योगिकी पर बनी है, हाल ही में कुछ अहम सुझाव दिए हैं। साफ है कि ये सिर्फ कोई ऑनलाइन मजाक या अफवाह नहीं है। इसका असर सार्वजनिक व्यवस्था पर, हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं पर, सब पर पड़ता है। तो आज हम कोशिश करेंगे समझने की इन स्रोतों के जरिए कि ये फेक न्यूज़ आखिर इतनी बड़ी चिंता क्यों है, समिति ने इसे रोकने के लिए क्या रास्ते बताए हैं और क्या वो रास्ते प्रैक्टिकल हैं, उनमें मुश्किलें क्या हैं, सरकार अभी क्या कर रही है और आगे क्या बेहतर हो सकता है। चलिए इन्हीं सवालों में थोड़ा गहरे उतरते हैं। तो सबसे पहले यहीं से शुरू करते हैं कि फेक न्यूज़ को लेकर इतनी चिंता क्यों है, क्यों इसे इतना गंभीर माना जा रहा है। ये सिर्फ एक गलत जानकारी ही तो है या उससे ज्यादा कुछ है? इसके असली खतरे क्या हैं? देखिए, ये वाकई एक बहुत गंभीर और आप कह सकते हैं कि बहुस्तरीय समस्या है। जी। इसे सिर्फ गलत जानकारी कहना शायद इसके असर को कम करके आंकना होगा। हम्म। पहला और सबसे जरूरी पहलू तो ये है कि ये हमारे लोकतंत्र को, हमारी डेमोक्रेसी की जड़ों को कैसे कमजोर करता है। अच्छा, कैसे? जब चुनावों के दौरान मान लीजिए झूठी खबरें फैलाई जाती हैं जी। ताकि लोगों की राय को बदला जा सके, जी। तो ये सीधे सीधे फ्री और फेयर इलेक्शन के प्रोसेस पर हमला है। हम्म। इससे न सिर्फ चुनावी नतीजे बदल सकते हैं, बल्कि ये नागरिकों का जो सूचना का अधिकार है ना, उसका भी हनन है। सूचना का अधिकार, हाँ, राइट टू इन्फॉर्मेशन। जी, याद कीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने राज नारायण वाले केस में 1975 इसे अनुच्छेद 19 के तहत फंडामेंटल राइट माना था। अगर सही जानकारी ही नहीं होगी तो लोग सोच समझकर फैसला कैसे लेंगे? सही बात है। तो ये सिर्फ चुनाव का मुद्दा नहीं, बल्कि एक मौलिक अधिकार से भी जुड़ा है, और जाहिर है इसका असर समाज पर भी तो पड़ता होगा। बिल्कुल, निश्चित रूप से। दूसरा बड़ा खतरा जुड़ा है सार्वजनिक व्यवस्था से, पब्लिक ऑर्डर से। गलत या भ्रामक खबरें वो बहुत आसानी से समाज में तनाव पैदा कर सकती हैं, हिंसा फैला सकती हैं, अशांति ला सकती हैं। हाँ, वो व्हाट्सएप वाली घटनाएं याद हैं। हाँ, हम सबने देखा है 2018 में कैसे व्हाट्सएप पर वो बच्चा चोरी की अफवाहें फैलीं और उनके भयानक नतीजे क्या हुए। कैसे देश के कई हिस्सों में भीड़ ने, मॉब ने बेगुनाह लोगों को मार डाला। हाँ, वो तो बहुत ही डरावना था। तो ये दिखाता है कि डिजिटल दुनिया की एक छोटी सी अफवाह असल दुनिया में कितनी बड़ी तबाही ला सकती है। और जब ऐसी चीजें बार बार होती हैं तो लोगों का भरोसा भी तो कम होता होगा ना, सिस्टम पे, मीडिया पर। हाँ, और ये तीसरा अहम पहलू है, भरोसे में कमी आना, विश्वास का क्षरण। जब लोगों तक लगातार झूठी या तोड़ मरोड़ कर पेश की गई खबरें पहुंचती हैं तो धीरे धीरे उनका भरोसा उठने लगता है, मीडिया से भी, सरकारी संस्थानों से भी, यहां तक के एक्सपर्ट से भी। अच्छा। कोविड-19 पैंडेमिक इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। सोचिए, टीकों को लेकर, इलाज को लेकर कितनी गलत जानकारी फैली। हाँ, बहुत पहले थी। लोगों में कंफ्यूजन हुआ, उन्होंने सरकारी हेल्थ गाइडलाइंस पर शक किया और इसका असर वैक्सीनेशन जैसे जरूरी अभियानों पर भी पड़ा। उनमें देरी हुई। ये भरोसे की कमी किसी भी समाज के लिए बहुत खतरनाक है। बिल्कुल। भरोसे का टूटना तो मतलब समाज का जो ताना बाना है उसे ही बिखेर सकता है। क्या इसके राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े भी कोई पहलू हैं? समिति ने शायद इशारा किया था। जी हाँ, बिल्कुल। चौथा पॉइंट यही है, राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा। देखिए, सोची समझी रणनीति के तहत अगर फेक न्यूज़ फैलाई जाए तो उसका इस्तेमाल देशों को अस्थिर करने, समाज में फूट डालने, समुदायों के बीच नफरत फैलाने और यहाँ तक कि अंदरूनी संघर्ष भड़काने के लिए भी किया जा सकता है। याद कीजिए, 2020 में सीएए यानी नागरिकता संशोधन अधिनियम के विरोध प्रदर्शनों के दौरान और बाद में कैसे उससे जुड़ी फेक न्यूज़ ने कई शहरों में तनाव बढ़ाया, हिंसा भड़काई। हाँ, वो दौर भी काफी तनावपूर्ण था। तो ये सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर का मामला नहीं रह जाता, ये देश की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए एक चुनौती बन जाता है। और एक पांचवा पहलू शायद, जिसे हम सीधे तौर पर फेक न्यूज़ से नहीं जोड़ते होंगे, स्वास्थ्य और व्यक्तिगत सुरक्षा। हाँ, ये अक्सर थोड़ा नज़रअंदाज हो जाता है, पर हेल्थ से जुड़ी गलत जानकारी बहुत खतरनाक हो सकती है। जैसे किसी बीमारी के इलाज या बचाव को लेकर अफवाहें फैला दी, लोग उन पर यकीन करके गलत या खतरनाक कदम उठा सकते हैं। और इसका असर सिर्फ शारीरिक सेहत पर नहीं, मानसिक सेहत पर भी पड़ता है।
ऐसी खबरें लोगों में पैनिक, डर, एंजाइटी, यहाँ तक कि डिप्रेशन भी पैदा कर सकती हैं। सही है। तो अगर आप कुल मिलाकर देखें तो फेक न्यूज़ सिर्फ एक झूठ नहीं है, ये लोकतंत्र पर हमला है, सामाजिक शांति पर हमला है, आपसी भरोसे पर, राष्ट्रीय सुरक्षा पर और हमारी अपनी सेहत पर, इन सब पर एक साथ हमला है। ये तो वाकई एक बहुत गंभीर तस्वीर है। तो जब समस्या इतनी बड़ी और जटिल है, तो ये जो संसदीय समिति है, इसने इससे निपटने के लिए क्या रास्ते सुझाए हैं, क्या ठोस सुझाव दिए हैं? अंदर ही एक तरह के सेल्फ रेगुलेशन पर जोर दिया है। सेल्फ रेगुलेशन मतलब सुझाव यह है कि सभी मीडिया हाउस अपने यहाँ एक फैक्ट चेकिंग मैकेनिज्म अनिवार्य रूप से लागू करें और साथ ही जो भी एडिटोरियल कंटेंट है उसकी निगरानी के लिए एक इंटरनल लोकपाल यानी ऑम्बड्समैन जैसा कोई सिस्टम हो। अच्छा, मतलब पब्लिश या ब्रॉडकास्ट होने से पहले ही एक लेवल की चेकिंग हो। जी, कोशिश ये है कि जवाबदेही सिर्फ बाहर से ना थोपी जाए बल्कि अंदर से भी तय हो। और अगर फिर भी गलत सूचना फैल जाए तो क्या कोई कानूनी सजा वगैरह का भी सुझाव है? हाँ, दूसरा सुझाव इसी से जुड़ा है, सख्त कानूनी प्रावधान और सजा। समिति का मानना है कि मौजूदा कानूनों में बदलाव करके जुर्माने की रकम बढ़ाई जानी चाहिए और साथ ही गलत सूचना फैलाने के लिए मीडिया संस्थानों को उनके एडिटोरियल कंटेंट के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया जाए। तीसरा, एक बहुत अहम सुझाव है फेक न्यूज की एक स्पष्ट कानूनी परिभाषा तय करने का। परिभाषा? ये तो मुश्किल काम लगता है। हाँ, मुश्किल तो है, पर सुझाव यह है कि इसे मौजूदा मीडिया नियमों में शामिल किया जाए, जैसे प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के नियम हैं या केबल टीवी नेटवर्क रूल्स हैं उनमें। लेकिन फेक न्यूज को डिफाइन करना ही अपने आप में एक बड़ी चुनौती है ना, कहाँ लाइन खींची जाए? बिल्कुल, और समिति ने इस बात को माना भी है। उन्होंने ये साफ कहा है कि परिभाषा ऐसी हो जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच और व्यक्तिगत अधिकारों को नुकसान न पहुंचाए। अच्छा, मतलब जानबूझकर फैलाई गई नुकसानदेह झूठी खबर और मजाक, व्यंग्य, सटायर या सिर्फ किसी की अलग राय, इनमें फर्क करना बहुत जरूरी होगा। ये बैलेंस बनाना ही सबसे बड़ा चैलेंज होगा। हाँ, ये बैलेंस तो बहुत नाजुक है। अच्छा, जो मौजूदा संस्थाएं हैं जैसे प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, उनको लेके क्या कहा है? चौथा सुझाव इन्हीं मौजूदा रेगुलेटरी बॉडीज को मजबूत करने पर है, खासकर प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को। समिति ने सुझाव दिया है कि बेहतर निगरानी के लिए एक डेडिकेटेड शिकायत पोर्टल, एक कंप्लेन पोर्टल बनाया जाए और शायद पीसीआई जैसी संस्था को और ज्यादा पावर दी जाए या फिर कोई एक इंडिपेंडेंट मॉनिटरिंग बॉडी बनाई जाए। ओके। और आजकल की सबसे बड़ी चुनौती टेक्नोलॉजी, खासकर एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसको लेकर समिति ने क्या कहा? ये पांचवां और आजकल के हिसाब से बहुत ही जरूरी सुझाव है। समिति ने एआई से बनने वाले कंटेंट के रेगुलेशन की जरूरत पर जोर दिया है। एआई कंटेंट का रेगुलेशन कैसे? उनका सुझाव है कि जो लोग या कंपनियां एआई का इस्तेमाल करके कंटेंट बना रहे हैं, उनके लिए शायद किसी तरह की लाइसेंसिंग व्यवस्था हो और साथ ही ये भी जरूरी किया जाए कि एआई से बने वीडियो या दूसरे कंटेंट पर साफ-साफ लेबल लगा हो, पता चले कि ये असली नहीं है, एआई ने बनाया है। अच्छा, लेबलिंग। जी, ताकि ट्रांसपेरेंसी बढ़े और डीप फेक जैसी जो भ्रामक चीजें हैं उनका फैलाव रोका जा सके। ये एआई वाला पॉइंट तो वाकई बहुत तेजी से महत्वपूर्ण होता जा रहा है। वैसे ये सारे सुझाव सुनने में तो लॉजिकल लगते हैं, लेकिन क्या इन्हें लागू करना इतना आसान होगा? क्या मुश्किलें आ सकती हैं इन्हें जमीन पे उतारने में? नहीं, बिल्कुल आसान नहीं होगा। इन्हें लागू करने में कई बड़ी और प्रैक्टिकल चुनौतियां हैं। सबसे पहली और बुनियादी चुनौती तो वही है जिसकी हमने बात की, फेक न्यूज की परिभाषा। हाँ, परिभाषा। क्या फेक है और क्या नहीं, ये बहुत सब्जेक्टिव हो सकता है। कौन सी खबर जानबूझ के फैलाई गई है, कौन सी सिर्फ एक गलती है, कौन सी व्यंग्य है, कौन सी सिर्फ एक अलग नजरिया, ये तय करना बहुत मुश्किल है। अगर परिभाषा बहुत ढीली रखी तो शायद असरदार ना हो, अगर बहुत सख्त कर दी तो उसके गलत इस्तेमाल का डर है। और परिभाषा तय हो भी गई तो फिर वो फ्रीडम ऑफ स्पीच वाली बात आ जाएगी। बिल्कुल, ये दूसरी बड़ी चुनौती है। हमारा संविधान अनुच्छेद 19 के तहत नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है। फेक न्यूज पर कोई भी सख्त नियमन ऐसा ना हो कि वो इस आज़ादी पर रोक लगा दे। कहाँ रेगुलेशन खत्म होता है और कहाँ सेंसरशिप शुरू होती है, ये लाइन बहुत पतली है। हमेशा ये डर बना रहता है कि कहीं सरकार या कोई रेगुलेटरी बॉडी इसका इस्तेमाल आलोचनात्मक आवाजों को दबाने के लिए न करने लगे। सही है। और डिजिटल जमाना है तो इसकी अपनी चुनौतियां भी होंगी, जैसे खबरों का तेजी से फैलना। निश्चित रूप से। तीसरी चुनौती है डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का नेचर ही। सोशल मीडिया पर कोई भी जानकारी, चाहे सच्ची हो या झूठी हो, वो
वो जंगल की आग की तरह फैलती है, पलक झपकते ही वायरल। हाँ, बहुत तेजी से। अक्सर जब तक फैक्ट चेकर्स उसे वेरीफाई करते हैं तब तक वो लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंच चुकी होती है, नुकसान हो चुका होता है। इस स्पीड से निपटना रेगुलेशन के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। और इसमें एक और मुश्किल ये है कि कई बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के हेडक्वार्टर्स भारत से बाहर है, तो उन पर भारतीय कानून लागू करना, उनकी जवाबदेही तय करना, ये सब भी काफी पेचीदा हो जाता है। और तकनीक खुद भी तो लगातार बदल रही है, एडवांस हो रही है, वो भी एक चुनौती है। हाँ, चौथी चुनौती है तकनीकी जटिलता, टेक्नोलॉजी। एआई से बने डीप फेक वीडियोस, किसी की आवाज की नकल, ऑटोमेटेड बॉट्स जो हजारों की संख्या में झूठी खबरें फैलाते हैं, ये सब इतने असली लगने लगे हैं कि आम इंसान तो छोड़िए, कई बार एक्सपर्ट्स के लिए भी उन्हें पहचानना मुश्किल हो जाता है। कानून और नियम अक्सर इस तेजी से बदलती टेक्नोलॉजी से पीछे रह जाते हैं, और ऊपर से इंटरनेट पर जो गुमनाम रहने की सुविधा है, हाँ, एनोनिमिटी, उससे गलत सूचना फैलाने वालों को पकड़ना और भी मुश्किल हो जाता है। मतलब तकनीक जहां एक तरफ मदद कर सकती है, वहीं दूसरी तरफ मुश्किलें भी खड़ी कर रही हैं। बिल्कुल। अच्छा, समाज के लेवल पर भी तो कुछ रुकावटें होंगी, जैसे लोगों की समझ या जागरूकता। बिल्कुल। पांचवी चुनौती है डिजिटल लिटरेसी की कमी। हमारे देश में अभी भी एक बहुत बड़ी आबादी है जो ऑनलाइन मिलने वाली हर जानकारी पर आसानी से भरोसा कर लेती है। हाँ, ये बात तो है। उनमें ये समझ या आदत नहीं होती कि सोर्स चेक करें, देखें कि खबर कहाँ से आई है, क्या ये भरोसे लायक है, या थोड़ा क्रिटिकली सोचें। इस वजह से वो फेक न्यूज के शिकार आसानी से बन जाते हैं। छठी चुनौती है सरकारी दखलंदाजी का खतरा, जिसकी हमने थोड़ी बात की थी। अगर नियम बहुत सख्त बना दिए गए और उन्हें लागू करने में पारदर्शिता नहीं रखी गई, तो उसे सेंसरशिप समझा जा सकता है। हाँ, और इससे सरकार और संस्थानों पर लोगों का भरोसा और कम हो सकता है। और एक आखिरी चुनौती जो शायद इन सबको और मुश्किल बना देती है, वो है समाज का ध्रुवीकरण, पोलराइजेशन। हाँ, सातवीं और शायद सबसे चिंताजनक चुनौती यही है, राजनीतिक और सामाजिक ध्रुवीकरण। आजकल माहौल ऐसा है कि लोग अक्सर उन्हीं खबरों पर यकीन करते हैं और उन्हें आगे बढ़ाते हैं जो उनके पहले से बने हुए विचारों या पॉलिटिकल सोच से मेल खाती हों, भले ही वो खबर झूठी क्यों ना हो। हाँ, जिसे कंफर्मेशन बायस कहते हैं। बिल्कुल। ऐसे में आप तथ्यों के आधार पर भी किसी झूठी खबर का खंडन करें तो कई बार लोग उसे मानने को तैयार ही नहीं होते, क्योंकि वो उनके अपने नैरेटिव के खिलाफ जाती है। बाप रे, इतनी सारी चुनौतियां हैं। ये तो साफ है कि ये कोई एक दिन में हल होने वाली समस्या नहीं है। फिर भी इन सब मुश्किलों के बावजूद भारत अभी फेक न्यूज से निपटने के लिए क्या कर रहा है? मतलब कौन से कदम उठाए जा रहे हैं या कौन से सिस्टम अभी काम कर रहे हैं? हाँ, ऐसा नहीं है कि कुछ हो नहीं रहा है। सरकार और दूसरी संस्थाओं ने कई लेवल पर कोशिशें की हैं। जैसे पत्रकारिता के नैतिक मानकों के लिए प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है जो गाइडलाइंस जारी करती है। हालांकि ये भी सच है कि पीसीआई के पास बहुत ज़्यादा सजा देने के अधिकार नहीं है। कानूनी तौर पर देखें तो आईटी एक्ट 2000 है। ये सरकार को ऑनलाइन कंटेंट और जो मध्यस्थ हैं यानी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे इंटरमीडियरीज, उनको रेगुलेट करने का अधिकार देता है। हाँ, वो आईटी रूल्स 2021 वाले काफी चर्चा में थे। क्या वो फेक न्यूज पर भी कुछ कहते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। जो सूचना प्रौद्योगिकी, मध्यस्थ दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता नियम 2021 हैं, उनमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और डिजिटल न्यूज़ मीडिया के लिए कुछ नियम तय किए गए हैं। इन नियमों के मुताबिक प्लेटफॉर्म्स को यह पक्का करना होता है कि वो गैर कानूनी कंटेंट, जिसमें जानबूझकर फैलाई गई गलत सूचना भी आ सकती है, उसको होस्ट या शेयर ना करें। और अगर वो ऐसा नहीं करते तो फिर उन्हें आईटी एक्ट की धारा 79 के तहत जो सेफ हार्बर इम्यूनिटी मिलती है, यानी एक तरह का कानूनी बचाव, हाँ। वो उनसे छिन सकता है। अच्छा। इसका मतलब ये हुआ कि फिर वो अपने प्लेटफॉर्म पर मौजूद यूजर के कंटेंट के लिए कानूनी तौर पर जिम्मेदार ठहराए जा सकते हैं। तो ये तो हुई प्लेटफॉर्म्स की जिम्मेदारी तय करने की कोशिश। सरकार खुद फैक्ट चेकिंग के लिए कुछ कर रही है? सरकारी लेवल पर प्रेस सूचना ब्यूरो यानी पीआईबी की एक फैक्ट चेक यूनिट है। हाँ, पीआईबी फैक्ट चेक। जी, लेकिन यहाँ यह ध्यान रखना जरूरी है कि ये यूनिट मुख्य रूप से सरकार की नीतियों, घोषणाओं या सरकार से जुड़ी खबरों के बारे में जो गलत सूचना फैलती है उसी का खंडन करती है। अच्छा, मतलब इसका दायरा लिमिटेड है। हाँ, इसका दायरा काफी सीमित है। ये फेक न्यूज के पूरे समंदर का एक छोटा सा हिस्सा ही कवर करती है। फिर चुनाव के दौरान फेक न्यूज एक बड़ी समस्या बन जाती है, तो भारत का चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ईसीआई, वो भी काफी एक्टिव रहता है। हाँ, चुनाव के समय तो ये बहुत बढ़ जाता है। बिल्कुल। जैसे 2024 के आम चुनावों के दौरान ईसीआई ने गलत सूचनाओं से निपटने के लिए मिथ वर्सेस रियलिटी रजिस्टर जैसी एक पहल शुरू की थी, और वो लगातार फेक न्यूज के खिलाफ अवेयरनेस कैंपेन भी चलाते हैं। क्या दूसरे मंत्रालय भी इसमें कुछ कर रहे हैं? हाँ, कई मंत्रालय अपने अपने दायरे में काम कर रहे हैं। जैसे सूचना और प्रसारण मंत्रालय MIB ने
अभी 2024 में ही ऑनलाइन सट्टेबाजी और उनके जो सरोगेट विज्ञापन होते हैं, हाँ, उन पे रोक लगाई थी। जी, उनके प्रचार पर रोक लगाने के लिए एडवाइजरी जारी की थी, क्योंकि वो अक्सर भ्रामक होते हैं। फिर जो साइबर क्राइम्स होते हैं, जिनमें ऑनलाइन धोखाधड़ी और फेक न्यूज़ फैलाना भी शामिल हो सकता है, उनसे निपटने के लिए गृह मंत्रालय MHA के तहत भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र यानी I4C, हाँ, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, ये लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के बीच कोऑर्डिनेशन बनाता है और आम नागरिकों के लिए भी एक नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है, जहां लोग ऑनलाइन अपराधों की शिकायत दर्ज करा सकते हैं। तो मतलब कोशिशें तो कई दिशाओं में हो रही हैं, लेकिन जैसा हमने चुनौतियों पर इतनी बात की, लगता है कि ये कोशिशें शायद अभी काफी नहीं है। तो इस सिस्टम को और मजबूत और असरदार बनाने के लिए आगे क्या किया जा सकता है? भविष्य की दिशा क्या होनी चाहिए? बिल्कुल, ये एक लगातार चलने वाली लड़ाई है और हमें अपने तरीकों को भी लगातार बेहतर करना होगा। पहला कदम तो वही है, कानूनी और रेगुलेटरी ढांचे को और ज्यादा स्पष्ट और मजबूत बनाना। कानून में फेक न्यूज की परिभाषा तय करते समय, जैसा समिति ने भी कहा, बहुत सावधानी बरतनी होगी। राय, व्यंग, आलोचना और जानबूझकर नुकसान पहुंचाने वाली झूठी खबर, इनके बीच साफ लकीर खींचनी होगी। वो संतुलन। जी, हमें शायद सिंगापुर का पुफमा एक्ट या यूरोपियन संघ का जो डिजिटल सर्विसेज एक्ट DSA है, जैसे इंटरनेशनल मॉडल्स को देखना चाहिए। समझना चाहिए कि उन्होंने रेगुलेशन और आज़ादी के बीच ये संतुलन कैसे बनाने की कोशिश की है। DSA का जिक्र आप पहले भी कर रहे थे। हाँ, क्योंकि DSA खासतौर पर बड़े प्लेटफॉर्म्स को हानिकारक कंटेंट हटाने और अपने एल्गोरिथम में पारदर्शिता लाने के लिए कहता है। फैक्ट चेकिंग की जो भूमिका है, जो अभी ज्यादातर इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशंस कर रही हैं, उसे कैसे बढ़ाया जा सकता है? दूसरा अहम कदम है फैक्ट चेकिंग के पूरे इकोसिस्टम को ताकत देना, उसे और ज्यादा संस्थागत बनाना। जो स्वतंत्र फैक्ट चेकिंग संगठन है, उन्हें प्रोत्साहित करने की जरूरत है। शायद कोई एक केंद्रीय इंडिपेंडेंट बॉडी हो जो उन्हें सर्टिफाई करे, ताकि उनकी क्रेडिबिलिटी बढ़े। अच्छा, सर्टिफिकेशन जैसा कुछ। हाँ, और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स का पालन हो, इसके लिए रेगुलर ऑडिट भी हो सकते हैं। जैसे यूरोप में एक यूरोपियन फैक्ट चेकिंग स्टैंडर्ड्स नेटवर्क EFCSN है, वो पारदर्शिता, मेथोडोलॉजी और स्वतंत्रता के मानक तय करता है। उससे सीखा जा सकता है। और सबसे बड़े खिलाड़ी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, उनकी जवाबदेही कैसे बढ़ाई जाए, खासकर उनके एल्गोरिदम को लेकर, जो कंटेंट को वायरल करने में बड़ा रोल निभाते हैं। ये तीसरा और बहुत ही जरूरी पहलू है, प्लेटफॉर्म्स की अकाउंटेबिलिटी को बढ़ाना। IT रूल्स 2021 इस दिशा में एक कदम है, लेकिन और ज्यादा पारदर्शिता और ट्रांसपेरेंसी की जरूरत है। प्लेटफॉर्म्स को शायद ये बताने के लिए मजबूर किया जाना चाहिए कि उनके रिकमेंडेशन एल्गोरिथम कैसे काम करते हैं, क्यों कोई खास तरह का कंटेंट ज्यादा लोगों तक पहुंच रहा है। देखिए, कहीं एल्गोरिदम ही तो बायर्स नहीं है। बिल्कुल, ताकि ये समझा जा सके कि कहीं एल्गोरिज्म अनजाने में या जानबूझकर गलत सूचनाओं को ज्यादा बढ़ावा तो नहीं दे रहे। यूरोपियन यूनियन का DSA इस दिशा में कड़े कदम उठा रहा है, और साथ ही समिति का वो जो सुझाव था AI जनित कंटेंट पर लेबलिंग का, वो भी बहुत जरूरी है, ताकि यूजर को पता हो कि वो क्या देख रहा है। AI का जिक्र फिर आ गया। क्या ये सिर्फ प्रॉब्लम है या सॉल्यूशन का हिस्सा भी बन सकता है? हाँ, चौथा पॉइंट यही है, AI का जिम्मेदार इस्तेमाल। देखिए, AI निश्चित रूप से बहुत सोफिस्टिकेटेड फेक न्यूज बना सकता है, लेकिन सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो ये फेक न्यूज को पहचानने और रोकने में भी एक बहुत शक्तिशाली टूल साबित हो सकता है। अच्छा। कैसे? सही ट्रेनिंग डेटा, अच्छे एल्गोरिथम और साथ में इंसानी निगरानी हो तो AI टूल्स का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर फेक न्यूज के पैटर्न पहचानने, डाउटफुल कंटेंट को फ्लैग करने और फैक्ट चेकर्स की मदद करने में किया जा सकता है। भारत में इतनी भाषाएं हैं, तो जैसे सरकार का भाषणी प्लेटफॉर्म है, हाँ, भाषणी, जो भारतीय भाषाओं के लिए AI रिसोर्स बना रहा है, उसे फेक न्यूज़ डिटेक्शन टूल्स के साथ इंटीग्रेट किया जा सकता है, ताकि लोकल भाषाओं में, लोकल कॉन्टेक्स्ट में भी गलत सूचना पकड़ी जा सके। और आखिर में हम और आप जैसे आम नागरिक, हाँ, हमारी क्या भूमिका हो सकती है? पांचवा और शायद सबसे लंबे समय तक चलने वाला समाधान यही है, नागरिकों को सशक्त बनाना, यानी मीडिया और डिजिटल लिटरेसी को बढ़ावा देना। मतलब लोगों को सिखाना कि क्या सही है, क्या गलत है। हाँ, इसे स्कूलों के पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाना चाहिए। लोगों को ये सिखाना बहुत जरूरी है कि ऑनलाइन जानकारी को कैसे क्रॉस चेक करें, सोर्स की जांच कैसे करें, क्लिकबेट हेडलाइन से कैसे बचें, और कोई भी जानकारी आगे बढ़ाने से पहले, उसे शेयर करने से पहले 2 बार सोचें, उसकी पुष्टि करें। और ये सिर्फ स्कूलों से नहीं होगा, पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स चलाने होंगे, वर्कशॉप्स करनी होंगी, लोकल भाषा में जानकारी देनी होगी। इसमें जो लोकल इन्फ्लुएंसर्स हैं, कम्युनिटी लीडर्स हैं, NGOs हैं, उनकी मदद ली जा सकती है।
और सरकारी लेवल पर अलग-अलग मंत्रालयों और एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल की भी जरूरत पड़ेगी, है ना? बिल्कुल। छठा कदम है बेहतर इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन। फेक न्यूज का मुद्दा किसी एक मंत्रालय का नहीं है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय मीटी भी है, सूचना और प्रसारण मंत्रालय एमआईबी भी, गृह मंत्रालय एमएचए भी, शिक्षा मंत्रालय, बल्कि शायद उपभोक्ता मामले मंत्रालय भी। हाँ, कई सारे। तो इन सबके बीच एक क्लियर स्ट्रैटेजी और बेहतर तालमेल होना चाहिए, ताकि कोशिशें बिखरी हुई ना हो, एक साथ मिलकर काम हो। और साथ ही कोई भी एक्शन लिया जाए, जैसे कंटेंट हटाया जाए या जुर्माना लगाया जाए, तो उसके खिलाफ अपील करने का, उसकी समीक्षा का एक पारदर्शी सिस्टम भी जरूरी है, ताकि पावर का गलत इस्तेमाल ना हो। तो आज हमने भारत में फेक न्यूज़ की इस काफ़ी उलझी हुई चुनौती को कई अलग-अलग एंगल से समझने की कोशिश की। हमने देखा कि ये कैसे हमारे लोकतंत्र, हमारे समाज और हमारी निजी जिंदगी को भी प्रभावित करती है। हमने संसदीय समिति के सुझावों पर बात की, उन्हें लागू करने में क्या मुश्किलें हैं ये समझा। सरकार अभी क्या कर रही है और आगे क्या कदम उठाए जा सकते हैं, इस पर भी बात की। ये तो साफ है कि ये एक ऐसी लड़ाई है जिसे टेक्नोलॉजी, कानून, शिक्षा और नागरिक जागरूकता, इन सभी मोर्चों पर एक साथ लड़ना होगा। निश्चित रूप से ये कोई आसान काम नहीं है और इसमें लगातार एक संतुलन साधना होगा। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बचाए रखने और गलत सूचना के खतरों से समाज को बचाने के बीच का संतुलन। तकनीक का इस्तेमाल समाधान के लिए करना होगा, ना कि समस्या को और बढ़ाने के लिए। ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें सरकार, मीडिया, टेक्नोलॉजी कंपनियां, एकेडमिक्स और सबसे जरूरी आम नागरिक, हम सबको अपनी भूमिका निभानी होगी। और श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जैसे जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप फेक टेक्नोलॉजी और बेहतर और ज्यादा परिष्कृत होती जा रही है, क्या हम एक ऐसे भविष्य की तरफ बढ़ रहे हैं जहां असली और नकली के बीच फर्क करना लगभग नामुमकिन सा हो जाएगा? और अगर ऐसा होता है तो जानकारी के इस अथाह समंदर में हम व्यक्तिगत स्तर पर सच को कैसे पहचानेंगे, खुद को गुमराह होने से कैसे बचाएंगे? शायद अपनी क्रिटिकल थिंकिंग, अपनी आलोचनात्मक सोच को लगातार तेज करते रहना, यही सबसे बड़ा हथियार होगा।